गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने जो है जैसे कि हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो कंप्लीट हो चुका है, तो मैं आज आपके लिए एक बार फिर से केस स्टडीज़ लेकर आई हूँ ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी केस स्टडी है वो कंप्लीट हो जाए। जो आज की केस स्टडीज़ है स्टूडेंट्स, वो हमारे CBSE एग्ज़ाम में पूछी गई केस स्टडी है, और क्योंकि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है नेम चेंज हो जाता है बच्चों, बाकी केस स्टडी वापस वही रिपीट हो जाती है। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे नंबर 1 हमारी केस स्टडी दे रखी है, एक बहुत ही फेमस केस स्टडी है, ये 2-3 बार रिपीट भी हो चुकी है, ये हमारे CBSE में पूछी गई है। दे रखा है, नूतन टिफिन बॉक्स सर्विस वॉज स्टार्टेड इन मुंबई बाय मुंबई डब्बावालास। की जो नूतन टिफिन सेंटर है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करती है मुंबई के अंदर, मुंबई टिफिन वो डब्बावालास के नाम से। द डब्बावालास हु आर द सोल ऑफ एंटायर मुंबई इज मेन aim to promote an efficient service by providing tasty homemade food tiffin to all the office goers at the right time at place। क्या करती है कि ये जो है डब्बा वाला, उसका क्या एम रहता है, उसका उद्देश्य क्या है इस टिफिन सेंटर को बनाने का, कि वो जो है वो होम मेड टेस्टी फूड प्रोवाइड करवाएगी सभी ऑफिस के अंदर, वो भी राइट टाइम पर। द सर्विस इज द, अब यह है कि किसी कारण से अनइंटरप्रेटेड इवन ऑन द डेज ऑफ बैड वेदर, पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड सोशल डिस्टर्बेंस, के किसी न किसी कारण से क्या हो गया कि वो अपना ये काम जो है वो वापस कंटिन्यू नहीं रख पा रही है। तो रिसेंटली दे हैव स्टार्टेड ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम। तो वो क्या करती है कि अपना ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम स्टार्ट कर देती है mydabbawalas.com के नाम से। अब क्या हो रहा है कि ओविंग द टू देयर ट्रिमेंडस पॉपुलैरिटी amongst the happy and satisfied customer and members, the Dabbawalas were invited as guest lecture by the top business schools. The Dabbawalas operate in a group of 25 to 30 pupils along with the group leaders. Each group team up with अदर ग्रुप्स इन ऑर्डर टू डिलीवर द टाइम टिफिन ऑन टाइम। अब क्या करते हैं कि वो उन्होंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर दिया है और उसकी पॉपुलैरिटी ज़बरदस्त बढ़ती जा रही है, जो उससे कस्टमर्स और जो मेंबर्स हैं वो बहुत ही काफ़ी खुश और सेटिस्फाइड है। तो क्या करते हैं कि वो अपने जो टॉप लीडर्स होते हैं उनको बुलाते हैं, और क्या करते हैं जो डब्बा वालाज है वो क्या करता है टीम बना देता है, अपनी टीम में है ना 25 to 30 पीपल्स को क्या कर देता है, एक एक ग्रुप बना देता है और उनका एक लीडर्स अपॉइंट कर देता है, जो दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, ताकि सभी को टाइमली जो है टिफिन टाइम पे पहुंच जाए। क्योंकि इतने सारे ऑफिस में सेम टाइम पे सेम लंच टाइम पे सभी को एक साथ टिफिन देना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें टीम वर्क में काम करना पड़ेगा, और उस टीम वर्क में काम करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है। फिर क्या लिखा है कि दे आर नॉट ट्रांसफर ऑन फ्रीक्वेंटली बेसिस एज दे टू रिमेंबर द एड्रेस ऑन देयर कस्टमर्स। अब क्या करते हैं कि वो अपना इतना फ्रीक्वेंटली ये काम मतलब नहीं, अगर हो नहीं पा रहा है तो क्या कर रहे हैं, अपने कस्टमर्स जो है उनको रिकॉल कर रहे हैं, यानी अपने टीम में किसी भी तरह से मैनेज कर रहे हैं। दे फॉलो सर्टेन रूल वाइल डूइंग ट्रेड। जब ये वो ट्रेड कर रहे हैं यानी बिजनेस कर रहे हैं तो वो किसी रूल एंड रेगुलेशंस को भी क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। क्या रूल बनाए हैं उसने अपने लिए कि नो अल्कोहल ड्यूरिंग वर्किंग आवर, यानी कोई स्मोकिंग ड्रिंकिंग मतलब जो है वो नहीं करेगा। ड्रिंकिंग इन द सेंस आप समझ गए होंगे आई होप कि अल्कोहल ड्रिंकिंग नहीं किया जाएगा। नो लीव विदाउट परमिशन एंड वेयरिंग ऑफ वाइट कैप एंड कैरिंग ID कार्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर, कि हमेशा आपको वाइट कैप लगानी होगी और ID कार्ड जो है वो कैरी करना होगा बिजनेस आवर में। तो बताना है कि स्टेट द 3 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन द फ्योल। अब हेनरी फ्योल के इसके अंदर 3 कौन कौन से जो हैं वो हमें आपको यहाँ प्रिंसिपल फाइंड आउट हो रहे हैं या वो देखने हैं। तो सबसे पहले कौन सा फाइंड आउट हो रहा है वो देखें कि यहाँ पर जो है हर वर्कर की अपनी खुद की एक पर्सनैलिटी, मतलब एक उनको फिक्स जॉब दे दी गई है। तो जब हमारी जॉब के अंदर कोई ना कोई फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, मतलब एक फिक्सेबल आ जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं ना, स्टेबिलिटी जिसे कहते हैं, कि हर लोगों को पता है कि मुझे मेरा कौन सा वर्क करना है, तो ये हमें जॉब में क्या देता है, स्टेबिलिटी देता है। तो फर्स्ट इसके अंदर क्या आइडेंटिफाई हो रहा था, स्टेबिलिटी ऑफ
पर्सनल। सेकंड, इसमें देखो कुछ प्रिंसिपल्स बना, कुछ इसमें जो है रूल्स बना दिए थे, और रूल किसके लिए बनाते हैं? डिसिप्लिन के लिए, ताकि हम क्या हो सके, डिसिप्लिन में रहकर डिसिप्लिनरी वर्क कर सके। तो यहाँ से हमें कीवर्ड्स मिल जाएंगे कि जब रूल्स बनाए जाते हैं तो वो किसके लिए होते हैं? डिसिप्लिन के लिए होते हैं। नाउ इसके अंदर क्या कहा गया, देखो कि ईच मेंबर, जो ईच लीडर है, वो अपने वर्कर्स के साथ यानी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेशन कर रहा है। तो ये किसके लिए होता है? स्प्रेड द ग्रुप्स के लिए होता है। मतलब जो लास्ट वाला प्रिंसिपल, 14 प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा था कि है ना, जो लीडर्स होते हैं वो अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करते हैं ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली रन कर सके। तो आई होप बच्चों आपको ये केस स्टडी समझ में आई होगी। सेकेंड स्टूडेंट्स, आपका विद्यालय बिलीव द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड एनकरेज टीम बिल्डिंग थ्रू अ मिक्स ऑफ कैरिकुलम, co-curriculum and sports activity. On its founders day, a stage performance had to be put up. A committee of 10 prefects was constituted to plan different aspects of the functions. They all support each other with mutual trust and belongingness. The program was systematically planned and executed. Karthik, one of the prefects, realized that unknowingly the group has applied on one of the principle of management while planning and executing the program. He was so inspired by the success of the function that he asked his father to apply the same principle in his business. His father replied that he was already used this principle. Identify and explain the principle of management apply for the सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम। तो स्टूडेंट्स, आपको इसमें आइडेंटिफाई करना था कि इसमें कौन सा जो है हेनरी फ्योल का जो प्रिंसिपल अडॉप्ट हो रहा है। तो आपने यहाँ देखा होगा कि जो एक कमेटी बनाई गई थी 10 मेंबर्स की, वो आपस में उन्होंने कुछ फंक्शंस इसके अंदर रखे थे, डिफरेंट फंक्शंस के लिए। तो दे ऑल आर डिसाइडेड टू रिसाइकिल पेपर ऑफ डेकोरेशन। अब उन्होंने डिसाइड किया कि सब यहीं से, आपको जो इसका आंसर है वो यहीं से मिल जाएगा कि देयर वॉज अ स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी, कि जो वर्कर्स थे और जो टीम मेंबर्स थे वो सारे जने एक दूसरे के साथ यूनिटी के साथ वर्क कर रहे थे और जो है हार्मनी के संग वर्क कर रहे थे। तो हमने पढ़ा था जब स्पिरिट और हार्मनी दोनों अवेलेबल होती है तो वो हमारा कौन सा होता है? द स्पिरिट द ग्रुप्स। ये हमारा आंसर होगा। ये बच्चों क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के अंदर हमें सीबीएसई में पूछा गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इट्स अ 3 case study. Nikita and Salman completed their MBA and started working in multinational company at the same levels. Both are the working hard and they are happy with their employer. Salman has the habit of backbiting and wrong reporting about his colleagues to impress his boss. All the employees in the organization knew about it. At the time of performance appraisals, the performance of Nikita was just better than Salman. Even then, their boss, Mohammad Asif, decided to promote Salman, stating that being a female, Nikita will not be able to handle the complications of the higher post. अब स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा इसके अंदर क्या बताया है कि जो सलमान और निकिता है, दोनों ने साथ एमबीए किया और दोनों साथ मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क कर रहे हैं और वो खुश भी हैं। लेकिन जो सलमान की क्या आदत है कि वो जो है अपने कलीग्स की क्या करता है? बुराई करता रहता है सब जगह। तो लेकिन ये आदत जो है उसकी सब जने जानते भी हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि सबको पता है कि उसका कैसा है। और निकिता जो कि बहुत हार्ड वर्कर है और अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती है, इवन अपने बॉस से भी अच्छी तरीके से करती है। लेकिन फिर भी उसका बॉस जो है वो उसको प्रमोट नहीं करके किसको प्रमोट करता है? सलमान को प्रमोट करता है। और क्यों करता है? सिर्फ एक ही कारण बताया गया है कि वो जो है वो कहता है कि जो निकिता है वो एक फीमेल है और वो एक हायर पोस्ट को क्या नहीं कर पाएगी, मतलब उसके कॉम्प्लिकेशन को वो हैंडल नहीं कर पाएगी। दैट्स वाई वो निकिता को प्रमोट नहीं करता है और सलमान को प्रमोट करता है। तो आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ कौन सा जो है प्रिंसिपल वो उसका फॉलो नहीं कर रही है वो मल्टीनेशनल कंपनी। तो जो हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, उसमें क्या बताया था कि किसी भी कास्ट को लेकर
किसी भी रिलीजन्स को लेकर, सेक्स को लेकर कोई भी हमारे यहाँ पर जो है इनइक्वालिटी नहीं करनी चाहिए, बल्कि सभी को समान रूप से आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। वो इसमें जो फॉलो नहीं हो रहा, दैट्स वाई इसके अंदर जो आंसर जाएगा द प्रिंसिपल वॉइडेबल इज इक्विटी। तो ये हमारा CBSE 2013 के अंदर पूछा गया था क्वेश्चन था, और उसमें जो 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन कंसिडर मतलब केस स्टडी कंसिडर की गई थी। आई होप बच्चों आपको ये केस स्टडी समझ में आई होगी। हाँ, तो नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स अवर 3 कि रजत ज्वाइन एज अ CEO ऑफ भारत लिमिटेड, अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग computer hardware. On the first day he addresses the employees. He said that he believed that a good company should have an employee suggestion system, and he wished to minimize employees turnover to maintain organizational efficiency. He informed all the employees that he could ensure that all the agreements were clear, fair, and there was justice application of. However, he said that he believed that lazy personnel should be dealt extremely to send the message that everyone was equal in the eyes of management. Also, that he could wants to promote a team spirit of unity and harmony among employees, which would give rise to a spirit of mutual trust and belongingness among team and members, and evenly minimize need of using penalties. He told all the present that at the interest of organization should take priority over the interest of any one individual employees. Identify and briefly explain the principle of management given fail, which Rajat highlight in this address to the employees. अब इसमें क्या बताया स्टूडेंट्स, देखो पहले तो मैंने पढ़ दी, अब आपको समझा देती हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि जो रजत एक CEO है कंपनी का, जो कंप्यूटर हार्डवेयर कंपनी है, उसमें तो जो रजत है वो क्या करता है, वो बिलीव करता है कि एक अच्छी कंपनी के लिए क्या होना जरूरी है कि एम्प्लॉयज के सजेशन भी इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने सजेशन दे सकते हैं, ताकि ही विश टू मिनिमम एम्प्लॉयज टर्नओवर, मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी की। और ये भी मानते हैं कि जो मतलब जो कंपनी का टर्नओवर है ना, वो भी अगर मतलब कंपनी के सजेशन अगर हो सकता है, अगर वो बहुत अच्छे सजेशन दे तो कंपनी का जो टर्नओवर है वो मैक्सिमम होगा, और जो उनका मतलब जो वर्कर्स की एफिशिएंसी है वो भी ज़्यादा निखर कर आएगी। वो सभी को इन्फॉर्म क्या कर देते हैं कि अगर आप एक एग्रीमेंट कर देते हैं कि सभी के लिए जो वर्कर्स में सारे जो रूल एंड रेगुलेशन है वो सभी के लिए फेयर रहेंगे, बहुत ही क्लियर, सभी के लिए एग्रीमेंट बहुत ही क्लियर है, फेयर है और जस्टिबल है, यानी कोई किसी के लिए कोई, और जो पेनल्टी वगैरह रखी है वो भी सभी के लिए इक्वल रखी गई है। तो अब इसमें हमें आइडेंटिफाई करना था कि कौन से प्रिंसिपल फॉलोज हो रहे हैं। इसमें यह भी दे रखा था कि जो पूरी टीम है वो स्पिरिट के साथ वर्क करती है। तो हमें यहाँ से तो ये मिल ही गया होगा, जब स्पिरिट्स वर्ड कहीं मिल जाता है, यूनिटी मिल जाती है, हार्मनी मिल जाती है, तो हम ये एक तो पहचान ही जाते हैं कि वो किसके लिए होती है, द स्पिरिट द ग्रुप्स के लिए होती है। और क्योंकि डिसिप्लिन बना दिए गए हैं, पेनल्टी लगेगी आपके लिए अगर आपने कम प्रोडक्शन किया तो वो डिसिप्लिन हो गया। एक इंसेंटिव पढ़ा, वो एक पढ़ा था हमने कि सभी को अपना अपनी जगह पर स्टेबिलिटी मिल गई है। तो वो स्टेबिलिटी किस चीज को शो करती थी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल को शो करती थी, और सभी के लिए इक्वल राइट्स हैं। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई आई थी आपको, जिससे आप ये चीज दे सकते थे कि, और एक ये लाइन भी थी, देखो, ही टोल्ड ऑल द प्रेजेंट दैट द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टेकन प्रायोरिटी, कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर होगा बजाय इंडिविजुअल इंटरेस्ट के। तो हमारा कौन सा था, सबऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑन जनरल इंटरेस्ट। और इक्विटी सभी को समानता दी गई, क्योंकि जो जितना ज्यादा काम करेगा वो उतना ही ज्यादा ग्रोथ करेगा, और जो पेनल्टी है कम अगर प्रोडक्शन होगा तो जो यहाँ लिख रखा था, देखो कि जो अपना काम लेजीपन से करेंगे उन पर स्ट्रिक्टली मतलब एक स्ट्रिक्टली मैसेज दिया जाएगा, या एक तरह कहते हैं ना पेनल्टी लगाई जाएगी अगर आपने काम ढंग से नहीं किया या लेजीपन लाए तो ये किसका एग्जाम्पल था, ये इक्विटी का एग्जाम्पल था। तो आई होप बच्चों आपको इसमें सारे समझ में आ गए होंगे कि कौन कौन से इसमें। Sigma Limited is a large
company manufacturing electric motors. The company has several departments: production, marketing, finance and HR. Students, इसमें 4 डिपार्टमेंट दे रखे हैं कंपनी के. CEO ऑफ कंपनी सेट द टारगेट सेल ऑफ 10 करोड़ इन अ मंथ. अब जो सेल्स डिपार्टमेंट है ना, उसने क्या मतलब एक कंपनी ने क्या डिसाइड कर रखा है कि हमें 10 करोड़ की सेल करनी है पर मंथ. लेकिन टू इंक्रीज द सेल्स, अब सेल्स को बढ़ाना है. टू मार्केटिंग मैनेजर, जो मार्केटिंग मैनेजर्स हैं वो क्या डिसाइड कर रहे हैं, देखो कि मिस्टर ईशान इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग 10% डिस्काउंट टू द कस्टमर. अब जो सेल्स मैनेजर है वो तो ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमें 10 करोड़ की सेल पर मंथ करनी है और उसमें इंक्रीज करना है. लेकिन जो हमारी मार्केटिंग मैनेजर है वो क्या डिसाइड कर रहे हैं कि क्यों ना 10% का डिस्काउंट कस्टमर को दिया जाए. बट द फाइनेंस मैनेजर, जो फाइनेंस मैनेजर मोहक है, वो क्या डिसाइड कर रहे हैं कि डज नॉट अप्रूव सच द डिस्काउंट एज इट वुड मीन लॉस ऑफ रेवेन्यू. वो कह रहे हैं कि 10% डिस्काउंट नहीं देना चाहिए क्योंकि रेवेन्यू, जो हमारी आय है, जो हमारी इनकम है, उससे हमें क्या हो रहा है, उससे हमें नुकसान हो सकता है. बिकॉज ऑफ द ड्यूअल सबऑर्डिनेट्स, क्योंकि बहुत से ऐसे वर्कर्स भी हैं जो ड्यूअल मतलब दोहरा काम कर रहे हैं. तो द सेल्स मैनेजर जो मिस्टर अनिश का, वो क्या कह रहे हैं कि कुड नॉट अचीव द सेल्स टारगेट. जो सेल्स मैनेजर हैं वो अपने टारगेट्स को क्या नहीं कर पा रहे हैं, अचीव नहीं कर पा रहे हैं. तो अब आपने देखा होगा नए नए बॉस, 4 डिपार्टमेंट, 4 डिपार्टमेंट होने पर 4 के नए नए बॉस, और जो सारे बॉस होने पर जो सेल्स मैनेजर हैं वो तो अपने टारगेट को क्या नहीं कर पा रहे, पूरा ही नहीं कर पा रहा. क्योंकि वो किसकी सुने, वो अपने जो फाइनेंस मैनेजर है उसकी सुने, वो मार्केटिंग मैनेजर की सुने या प्रोडक्शन मैनेजर्स की सुने. इस तरह से वो तीनों की जब बातें सुनता है तो वो अपने टारगेट्स को क्या नहीं कर पाता, अचीव नहीं कर पाता. तो यहाँ किसकी कमी पाई जा रही है, द लेक ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, कि वो यहाँ पर अपने यूनिटी ऑफ कमांड को नहीं देख पा रहे हैं. यानी कोई एक बॉस नहीं जो उनको गाइड कर सके या उन्हें इंस्ट्रक्शन दे सके. आई होप बच्चों आपको ये केस स्टडी समझ में आई होगी.